नमस्कार, मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट दानवीर तुलाराम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उतई दुर्ग छत्तीसगढ़ से आज आपके साथ विभिन्न प्रकार के आरएनए और एक्सॉन, इंट्रॉन, स्प्लिट जीन, जंक जीन, एचएन आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए सारी बातों को लेकर आया हूँ डिस्कस करने के लिए। तो आइए हम लोग एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि इनकी खोज कैसे हुई? तो इनकी खोज फ्राइडरिच मिशर जो थे वो स्विस बायोकेमिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले, जिन्होंने 1869 में न्यूक्लियस को सेपरेट किया था सेल से और विशेष रूप से फास्फोरस को उससे प्राप्त किया था और उन्होंने उसे न्यूक्लिन का नाम दिया था। बाद में पता चला कि न्यूक्लिन एक्चुअली दो प्रकार के नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड को रखे हैं। एक एनिमल ग्लैंड से जो प्राप्त हुआ था उसे डीएनए और जो ईस्ट के सेल से प्राप्त हुआ था उसे आरएनए कहा जाता है। 1940 पे बायोकेमिस्टों ने ये रियलाइज किया कि डीएनए और आरएनए ये दोनों सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है और उस समय लोगों का ये मानना था कि डीएनए न्यूक्लियस में और आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, जबकि आज की तारीख में हम जानते हैं कि डीएनए जो है वह न्यूक्लियस में तो मिलता ही है, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोशिकांग में भी पाया जाता है। एक सबसे बड़ा अस्तित्व आता है मार्शल नीरेनबर्ग का, जो कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है किसकी, आरएनए की, जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय निभाता है वो। इसीलिए लोगों ने इसे उनको नोबेल प्राइज 1968 ईस्वी में दिया था और उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि आरएनए जो है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। नीरेनबर्ग का नाम और भी चीजों के लिए आता है, जैसे हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड की खोज वगैरह में भी नीरेनबर्ग का नाम आता है। तो आरएनए क्या होता है? तो आरएनए को हम पूरी भाषा में राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड कहने का ये मतलब है कि इसमें मुख्य रूप से जो चीजें पाई जाएंगी वह राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे या राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इसलिए लोग इसको कहते हैं कि यह पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है जो एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो तीन चीजें परस्पर मिलकर, जिसमें कि एक राइबोज शुगर और एक होता है जिसे हम फॉस्फेट कहते हैं और उसके अलावा बेस भी पाए जाते हैं। जैसा कि बेस में हम लोग यहाँ चार नाम लिखते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल, जिनको हम एडेनिन को ए से, साइटोसिन को सी से, गुआनिन को जी से और यूरासिल से हम यू समझते हैं और यू से हम यूरासिल समझते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ थायमिन नहीं पाया जा रहा है। थायमिन का नहीं पाया जाना इनको डीएनए से अलग करता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि आरएनए की पहचान यूरासिल से और डीएनए की पहचान थायमिन से होती है। ऐसे एक चीज मैं आपको और यहाँ बताना चाहूंगा कि दरअसल दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसमें एक का नाम प्यूरीन होता है, जिसको आप एजी के नाम से याद कर लीजिए। एडेनिन और गुआनिन ये दोनों के दोनों प्यूरीन होते हैं, जिन्हें हम लोग प्यूरीन मानते हैं। ये डीएनए में हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। प्यूरीन दो प्रकार के, इसको याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है, ए जी, ए जी, ए जी। और जो दूसरे हैं जिसे हम पायरिमिडीन कहते हैं, पायरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं, जिसके हम साइटोसिन और यूरासिल जिसमें आ रहा है। इसके अलावा थायमिन भी पायरिमिडीन ही है। तो ए जी
प्यूरिन रटा जाता है तुरंत, एडेनिन गुआनिन एजी प्यूरिन, और सीटीयू आपको देखेंगे टाइप से, ये दिमाग में बैठाया जा सकता है। तो ये थायमीन जो है यह हमेशा डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में ये नहीं पाया जाता है। खैर, तो हम एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये डीएनए और आरएनए जो है वो एक प्रकार के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं कोई भी यूनिवर्सल जेनेटिक कोड का। जो जेनेटिक कोड होते हैं उनका ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि जिस तरह का डीएनए होगा उसी प्रकार का आरएनए और बाकी चीजें सब उसी की तरह की होती हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके दूसरे न्यूक्लिक एसिड के साथ ये और साथ साथ कई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल समझने का ये मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं और स्ट्राइकर को हम मारते हैं तो वह स्ट्राइकर किसी और गोटी को और वह गोटी किसी और गोटी को, जिसको कैस्केड हम लोग कहते हैं, उसी तरह से जब हमें भूख लगती है, जब स्टोमक खाली होता है तो हमको भूख की अनुभूति होती है। ये सब रेगुलेशन पर, जीन के रेगुलेशन पर, एंजाइम के रेगुलेशन पर कार्य करते हैं। तो अगला पॉइंट जो है कि यह एक एंजाइम की तरह भी कई बार आरएनए एक्ट करता है, और जब वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है तो उसको हम राइबोजाइम कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैटालाइज करता है केमिकल रिएक्शन को, और खास करके जेनेटिक एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं से वो रेगुलेट करता है। इस प्रकार से आरएनए की कुछ बेसिक चीजों को हमने समझा। तो जब हम इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि यह लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड हम किसको बोलते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई जाएंगी, नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर और फास्फेट। 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पायरिमिडीन, जिसमें कि ये दोनों जो हैं, कौन दोनों, एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन कहलाते हैं, और ये दोनों साइटोसिन और यूरासिल ये पायरिमिडीन कहलाता है। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन 2 प्रकार के, और ये फिर दो प्रकार के हैं। इसलिए नाइट्रोजनस बेस में कई बार हम गलत आंसर दे देते हैं। कोई पूछे कि नाइट्रोजनस बेस कितने हैं तो हम 2 ही बोलते हैं, एडेनिन और गुआनिन नहीं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। एडेनिन गुआनिन प्यूरिन के 2 खंड हैं, 2 भाग हैं, उसी तरह से पायरिमिडीन के साइटोसिन और यूरासिल हैं। तो ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और वह न्यूक्लियोटाइड कुछ इस प्रकार का होगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बेस है, ये प्यूरिन पायरिमिडीन कुछ भी हो सकता है, एडेनिन गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल कुछ भी हो सकता है, मगर थायमीन नहीं होगा। और ये देखिए पेंटोज शुगर है, हम इसको 1 नंबर, इनको 2 नंबर, इनको हम 3 नंबर, इनको हम 4 नंबर, और ये जो है हमारा 5वां कार्बन है। तो ये 5 कार्बन में हम देख रहे हैं कि 5वें कार्बन से यहाँ फास्फेट जुड़ रहा है। यह जो फास्फेट है यह 5वें कार्बन से जुड़ रहा है, और ये तीसरा अभी हमारा स्वतंत्र है, और पहले से यहाँ बेस जुड़ गया है। तो ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड कहलाएगी, और ये बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगी। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो रहा है जिसमें फास्फो ईस्टर बॉन्ड अभी लगे हैं। लेकिन जब ये पोली न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो पोली न्यूक्लियोटाइड बनाने में हम इनको थोड़ा अलग से समझने की कोशिश करेंगे। पोली न्यूक्लियोटाइड ये कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि ये पायरिमिडीन और ये प्यूरिन, जैसे मैंने आपसे चर्चा किया कि प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन, एजी के नाम से रटे थे हम लोग, AGCTU, मियाँ बीवी के बीच की बात की तरह का। मियाँ बीवी अक्सर ना AGOG करते रहते हैं। तो ये एडेनिन और गुआनिन है, ये दोनों प्यूरिन है। और साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ये थायमीन लाल रंग से इसलिए काट दिया गया है कि आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो कोई भी नाइट्रोजनस बेस हम यहाँ से ले लें जो इस जगह पे आ रहा है, जो इस जगह पे आ रहा है, चाहे वो प्यूरिन का हो, चाहे पायरिमिडीन का हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे यूरासिल हो, या एडेनिन हो, या गुआनिन हो।
अब देखिए एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को भी यहाँ हम लोग इसके साथ जोड़े हैं, इस जगह पे साथ 5वें कार्बन से। अब पहले कार्बन से बेस जुड़ रहा है, तो ये पेंटोज शुगर है। अब ये पेंटोज शुगर आपने पहले ही पढ़ा कि 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ये राइबोज में देखिए यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, सभी जगह OH है, लेकिन इस जगह पे OH है क्या? इस जगह पे OH है क्या? ये स्थान को हम चर्चा कर रहे थे आपसे। ये जो सेकंड नंबर का जो है, यहाँ पे OH है क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ H है, इसलिए इसको हम 2-डीऑक्सी राइबोज बोलना ज्यादा उचित समझते हैं। 2-डीऑक्सी क्यों? दूसरे नंबर, ये तो पहला नंबर है, ये दूसरे नंबर से ऑक्सीजन हटा है, इसलिए 2-डीऑक्सी राइबोज कहना ज्यादा उचित होता है। तो ये दोनों में कोई भी पेंटोज शुगर यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि देखिए ये पेंटोज शुगर के साथ ये फॉस्फेट यहाँ पे फ्री है, तो चूंकि यह पांचवा फ्री हो रहा है कि तीसरा फ्री हो रहा है, आप कहेंगे। आइए हम लोग जरा जोड़ के देखते हैं। देखिए यहाँ से शुगर शुरू हो रहा था, ये पहले के साथ ये लगा, दूसरा तीसरे के साथ यहाँ जुड़ गया, तो इसका ये पांचवा यहाँ पे फ्री रहा, तो यहाँ कौन सा फ्री रहेगा? तीसरा। इसका मतलब ये जब हम जोड़ते हैं इनको, तो पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट, ये फॉस्फेट के दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये और ये जो डाइस्टर बॉन्ड के द्वारा फिर दूसरा जुड़ गया, फिर तीसरा जुड़ गया, ये देखिए डाइस्टर बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ पे भी डाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे भी डाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना हो रही है। डीएनए आरएनए में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि आरएनए जो प्रायः सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंड मतलब एक तंतु का होता है, जबकि डीएनए प्रायः डबल स्टैंडर्ड होता है। हालांकि ये आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और कई डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाए जाते हैं, जो कई तरह के वायरसेस में पाए जाएंगे। इसलिए इस पे हम बहुत स्ट्रांग होकर इस पॉइंट पे नहीं बोल पाएंगे, अपवाद हैं इसके। आइए, राइबोज शुगर इसका मेन शुगर होता है, मगर इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज, और वो भी दूसरे नंबर का ऑक्सीजन हटता है, इसलिए 2-डीऑक्सी बोलना ज्यादा उचित है। अब यहाँ बताइए, पायरिमिडीन जो थे उसमें थाइमिन तो यहाँ कभी नहीं मिलता है, और यहाँ पे यूरासिल पाया जाएगा, यहाँ पे थाइमिन कभी नहीं मिलेगा। तो ये 3 बड़ा अच्छे डिफरेंस आ रहे हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात ये आ रही है कि सिंगल स्टैंड होने के साथ ये चारगाफ रूल फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये तो चारगाफ रूल को बिल्कुल फॉलो करेगा। यह मतलब कौन हो रहा है? ये डीएनए से हमारा तात्पर्य है, और ये हम चला रहे हैं इसमें, किसमें? ये जो है ये आरएनए है। तो आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंड होने से चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, और ये चारगाफ रूल को फॉलो करेगा। खैर, जो भी हो, अब आइए, ये जो आरएनए है इनको हम आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किससे? अल्कली से, साइक्लिक डाइस्टर और मोनोन्यूक्लियोटाइड होने से। लेकिन चूंकि इन पे ये बड़ा रेसिस्ट करते हैं अल्कली या क्षार के रिएक्शन को, क्योंकि इनमें OH ग्रुप दूसरे नंबर पोजीशन पे एब्सेंट होता है डीऑक्सीराइबोज में, इसलिए क्षार के प्रति बड़ा ये अपने आप को रेसिस्ट करते हैं, मतलब प्रतिरोध करते हैं। आरएनए रिलेटिवली लायबल होता है किसके? स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन से। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है, डबल होने के कारण बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसके कारण इनका स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन बड़ा कठिन होता है, और जिसके कारण म्यूटेशन जैसी चीजें इनमें परिवर्तित कर सकती हैं। इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन आराम से सालों साल इसमें बिना किसी चेंज के पाया जाता है, किसमें? डीएनए में। तो स्टेबिलिटी की बात आएगी तो डीएनए की बात आएगी, अनस्टेबिलिटी की बात आएगी तो आरएनए की बात आएगी। अब ये बताइए, ये मोस्टली तो साइटोप्लाज्म में है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, तो उस समय ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो हैं वो सब कहाँ पाए जा सकते हैं? न्यूक्लियस में।
और यह न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और बाहर जो दो कोशिकांग हैं, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनमें भी पाए जा सकते हैं। आरएनए की बेस 100 से 5000 वैरी कर सकती है, जबकि इसमें तो मिलियंस ऑफ बेस पेयर होते हैं और उसी के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म की सारी गतिविधियां निर्धारित रहती हैं। आरएनए कई प्रकार का हो सकता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, माइक्रो आरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए, और ये डिफरेंट जगह डिफरेंट कार्य करते हैं। ये डिफरेंट जगह डिफरेंट कार्य करते हैं, जबकि जो डीएनए है वह सिर्फ एक ही प्रकार का है, और चूंकि एक प्रकार का है इसलिए उनका जो परफॉर्म जो फंक्शन होगा वो जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज करना और ट्रांसफर करना होता है। फिजियोलॉजिकल फॉर्म में आरएनए कभी नहीं मिलता है, जबकि डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए, वाटसन क्रिक ने जो मॉडल देखा था उसको बी डीएनए हम कहते हैं, और जाइगोटीन स्टेज में जिस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसको हम जेड डीएनए कहते हैं, जो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड की ओरिएंटेशन में परिवर्तन पाया जाता है, और ये प्राय लेफ्ट हैंडेड होता है। अब आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से होता है, आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से होता है, इसके लिए एक एंजाइम कार्य करती है, उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज नंबर 1, आरएनए पॉलीमरेज नंबर 2 और आरएनए पॉलीमरेज नंबर 3। ये क्रमशः तीनों जो मेन आपके मैसेंजर आरएनए हैं उनका निर्माण कर देते हैं। इसको शॉर्टकट में रटने के लिए हम राधे मोहन तिवारी के नाम से याद करते हैं, राधे मोहन तिवारी, राधे मोहन तिवारी, शॉर्टकट में आरएमटी लिख सकते हैं। तो 1 जो है आरएनए पॉलीमरेज नंबर 1 वो राधे मतलब राइबोसोमल आरएनए, नंबर 2 मैसेंजर आरएनए, और नंबर 3 जो होता है आरएनए पॉलीमरेज नंबर 3 जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है। इसलिए हमने देखा कि आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से होता है और ये क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, जबकि कुछ वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीजें भी पढ़ेंगे हम, लेकिन जो डीएनए है वो डीएनए से ही बनता है और वो क्रिया होती है डीएनए की रेप्लिकेशन, लेकिन कई बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के उपस्थिति के कारण यह आरएनए डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। मेनी कॉपी ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट पर सेल, जबकि डीएनए की एक ही कॉपी उनके हर कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था डीएनए तथा आरएनए में। अब आइए, जब हम आरएनए की चर्चा करते हैं तो हमारे पास कई तरह के आरएनए हैं, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में 3 मेजर क्लास में हैं। एक है मैसेंजर आरएनए, जिसको शॉर्टकट में हम mRNA कहते हैं। यह किसी सेल में 3 से 5% ही पाया जाता है, जबकि ट्रांसफर आरएनए जिसको हम tRNA, और इनकी आकार सबसे छोटी होती है, इसलिए स्मॉलेस्ट या सॉल्युबल, एस का मतलब सॉल्युबल आरएनए भी हम इनको कहा करते हैं, यह मात्र 15% ही पाए जाते हैं, जबकि राइबोसोमल आरएनए rRNA 80% पाया जाता है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आरएनए है वह है राइबोसोमल आरएनए। तो इसके अलावा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और हेट्रोजीनस आरएनए, ये सारी चीजें भी पाई जा सकती हैं। अभी हम जस्ट चर्चा कर रहे थे आपसे कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें हमको पढ़ने मिल रहा है? एचआईवी वायरस में। एचआईवी वायरस में प्रोटीन कोड के अलावा ये जो आरएनए, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो यहाँ अंदर में पाया जा रहा है, इसको हाइलाइटर से देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड को हम लोग शॉर्टकट में
इस तरह से डीएस डीएस ये सॉरी ये डी एस और आरएनए को हम कैपिटल में लिख देते हैं। ये इनका जेनेटिक मटेरियल है, जबकि डबल स्टैंडर्ड इनके हैं जेनेटिक मटेरियल। ये देखिए डीएस आरएनए हम लोग लिखे हैं, और वही टीएमवी जैसे वायरसेस में ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे नहीं होती है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जिसको हम लोग यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो आरएनए है वो डबल और सिंगल कोई भी स्टैंड का हो सकता है। हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि प्रायः आरएनए सिंगल है, लेकिन ये नियम नहीं बनाया जा सकता है ना। कई बार वो डबल स्टैंडर्ड भी हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड तो होते ही होते हैं। ओके, ये विभिन्न प्रकार के वायरसेस हैं, जैसे पिकोरना, नोरो, टैगा, फ्लैवी, कोरोना। ये कोरोना तो बड़ा पॉपुलर हो रहा है जी। क्यों कोरोना बहुत पॉपुलर हो रहा है? इसके कोविड-19 अभी हाल में जो गर्मा गर्म न्यूज में था वायरसेस, तो ये कोरोना में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और हम अभी तक इस पे जीत नहीं पाए हैं। वैक्सीन बनाने में लोग लगे हुए हैं, तो हो सकता है आप में से भी एक साइंटिस्ट निकले। तो आइए हम लोग आगे आगे डिटेल और बात करेंगे। अब ये देखिए जो डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो। तो मैसेंजर आरएनए का एब्रिविएशन हमने पहले ही कहा था, एमआरएनए बोलते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को हम लोग स्मॉल एस आरएनए भी लिख देते हैं, क्योंकि सॉल्युबल आरएनए, घुलनशील आरएनए, चूंकि सबसे कम मात्रा में है। तो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है, राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेशन में मदद करता है, ट्रांसफर आरएनए भी ट्रांसलेशन में मदद करता है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो देखिए वो सभी प्राणियों में पाए जा रहे हैं, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो। लेकिन हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जब बात करते हैं, तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम एसएन आरएनए कहते हैं, ये आरएनए की प्रोसेसिंग या डीएनए के रेप्लिकेशन में इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये आर्की पुराने जो फॉसिलाइज हो चुके हैं उनमें या यूकैरियोट में पाए जाते हैं, और कुछ एनिमल्स में भी रिपोर्टेड हैं। टेलोमेरेज आरएनए टेलोमेयर का सिंथेसिस करते हैं। टेलोमेयर क्या होता है? तो किसी क्रोमोसोम के जो अंतिम छोर होते हैं, ये अंतिम छोर को हम लोग टेलोमेयर कहते हैं। तो ये टेलोमेरेज सिंथेसिस मोस्ट यूकैरियोट में पाए जाते हैं। एंटीसेंस आरएनए जो है, जिसको हम लोग एआरएनए कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्युएशन के लिए, एमआरएनए को विघटित करने के लिए, एमआरएनए को स्टेबलाइज करने के लिए, और कई बार ट्रांसलेशन में ब्लॉक करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, और ये सभी जीवों में पाए जा सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आरएनए और उनके हम फंक्शन के बारे में चर्चा किए हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मैसेंजर आरएनए, जिसको जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में खोजा था, ये है क्या? तो ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं प्रोटीन सीक्वेंस बनाने के लिए, कहाँ? राइबोसोम में। अब राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए के 3-3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं, वो हम मिला के उनको एक कोड कहते हैं, जो एक एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जो एक एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये एमआरएनए प्री एमआरएनए के रूप में रहते हैं, और उनमें ट्रांसक्राइब जब डीएनए होता है तो ये मैच्योर आरएनए बनते हैं। इसमें इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं प्री आरएनए को, उनको हम लोग हटा देते हैं, और एक्सॉन से हमारी बात आती है। हम थोड़ी देर के बाद इसमें और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब ये बताइए, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे कि ये सिर्फ 5% ही किसी सेल में पाया जाता है, और इनकी जो हाफ लाइफ होती है 2 से 5 मिनट ही होता है। एक छोटा सा मजाक चाहे तो हम आपके साथ कर सकते हैं कि कभी हंसने का मूड किया हो तो आप कितने देर हंसते हैं? 2 से 5 मिनट के लिए, और 2 से 5 मिनट के अंदर आपकी हंसी रुक जाती है। कारण क्या है बताइए?
कारण यह है कि 2 से 5 मिनट में ये जो एमआरएनए था, उसने जो प्रोटीन बनाना था वो बनाया और उसके बाद हाँ, उसकी डिस्ट्रॉय कर गया। इसलिए आप कभी भी 2 बार नहीं हँसते हैं लगातार, हाँ? तो ये जीन की एक बड़ी अच्छी रिलेशन है जो हम अपने डेली लाइफ में भी पाते हैं। तो मैसेंजर आरएनए को हम बड़ा हेटेरोजीनस मानते हैं। इसको हम बड़ा हेटेरोजीनस मानते हैं साइज और शेप के आधार पर, और इनमें मिनिमम 300 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। दूसरी एक और बड़ी बात है, और ये सभी में इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें आवश्यक होते हैं। ये आइए एमआरएनए की जो मुख्य बात है, तो जैसे हमने बात किया था कि एक 5वां कार्बन एक छोर पर होगा, तो दूसरे छोर पर तीसरा कार्बन, हम किसके कार्बन को काउंट कर रहे थे? हम कार्बन काउंट कर रहे थे पेंटोज शुगर का। तो यहाँ अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि 5 डैश टर्मिनल और यहाँ पे वो कैप हो रहा है 3 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, तो 5वां जो कार्बन है वहां पे हमेशा गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग की जाएगी, और टोपी हमेशा मुंडी पे लगाते हैं, पैर पे नहीं। अब पीछे की तरफ पूंछ निकलती है, इसलिए इसको आगे हम लोग कैप बोलते हैं, अब पीछे को हम लोग टेल बोलते हैं। तो कैप इज इन्वॉल्व इन रिकॉग्निशन ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसलेटिंग मशीनरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ ये स्टेबलाइज करता है मैसेंजर आरएनए को 5 डैश पे 100 न्यूक्लिएज को, और 3 डैश पे आरएनए जो है उनमें पॉलीमर ऑफ एडेनिन या एडेनाइलेट रेसिड्यू जो 20 से लेके 250 के क्रम में भी पाए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि 5वें पे भी 100 न्यूक्लियस या तीसरे पे भी 100 न्यूक्लियस से बचाने के लिए इनको हम टेलिंग और कैपिंग जैसी घटनाओं को कर रहे हैं। और हिस्टोन जो होते हैं और इंटरफेरॉन होते हैं, ये डू नॉट कंटेन्स पॉली ए टेल। हिस्टोन जो आपके डीएनए में पैकिंग के लिए पाए जा रहे हैं, और इंटरफेरॉन तो आप जानते हैं ना, वायरस के अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी डेवलप होती है, जैसे अभी प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है कोविड-19 पे, तो इंटरफेरॉन एक्चुअली हमारी बॉडी वायरस के अगेंस्ट में लड़ने के लिए बनाती है, जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। तो ऑन बोथ 5 डैश एंड 3 डैश इन देयर आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इसलिए इनको हम लोग NCS या नॉन कोडिंग सीक्वेंस के द्वारा हम कहते हैं। और ये कभी भी जब चौकी कोडिंग नहीं करेगा तो ये ट्रांसलेशन में भी नहीं जाते हैं। तो इंटरवेनिंग एरिया जो है इनके, है ना, इंटरवेनिंग एरिया जो है इनके, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस के बीच में 5 से 3 के बीच में रहेंगे, और वो कोडिंग रीजन कहलाते हैं, और वही इनकोड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मतलब ये आगे का 5वां ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेगा, पीछे का जो तीसरा है जो हम लोग कैपिंग कर रहे थे, इसके अलावा ये बीच वाले पोर्शन ही भाग लेते हैं। ओके, अब आइए जो mRNA है जो बना है डीएनए टेम्पलेट से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, तो उसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पाए जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस कहने का मतलब, मान लीजिए ये डीएनए का क्रम है, तो अगर यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ एडेनिन है, और ये यदि सेंस स्ट्रैंड का काम करेगा तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री, यस, सोचिए, थाइमिन? नहीं। क्यों नहीं थाइमिन? क्योंकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल आ जाता है, और जी के यहाँ पे सी के स्थान पर जी, और जी के स्थान पर सी, टी के स्थान पर ए, और पुनः ए के स्थान पर यू। ये मैसेंजर आरएनए आप देख रहे हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस इस तरह से बनते हैं। और ये सीक्वेंस कोडोन के नाम से, जो 3-3 होंगे, एक एक कोडोन के नाम से जाने जाएंगे, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और मेम आरएनए जो है वो कई बार प्रोसेसिंग से बनता है, जिसको हम हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से भी हम बात करेंगे, जो खास करके यूकैरियोट में बनते हैं। तो जब तक हम उस पे जाएं, हम 2 बातें आपके साथ और शेयर करना चाह रहे थे कि mRNA जब ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हुई है तो वह साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और वहां आके राइबोसोम के साथ बंध जाएगा, और वहां पे ट्रांसफर आरएनए की मदद से जो भी करस्पॉन्डिंग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाना है उनको वो निर्मित करते हैं।
लेकिन प्रोकैरियोट में, जिनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों एक होते हैं, कहने का मतलब प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली तो मिलती नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन और साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन की क्रिया होगी। तो ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो HNRNA या हेट्रोजीनस RNA के नाम से जाना जाता है। तो ये मेमल्स के न्यूक्लियाई में HN जो है वो एक प्रकार के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन के। जैसे हम लोग अभी जस्ट प्रोकैरियोट में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाए थे, इसमें थोड़ी जटिल प्रक्रिया चलती है। और ये जो न्यूक्लियर जो प्रोडक्ट हेट्रोजीनस होंगे, वेरिएबल होंगे, कई बहुत तरह के साइज में भी पाए जाएंगे, और इनकी मॉलिक्यूलर वेट 10 into 10 को पावर 7 या मॉलिक्यूलर वेट हम आरएनए का 2 into 10 to the power 6 मानते हैं। और ये जो हेट्रोजीनस आरएनए बनती है, इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 75% जो HNRNA होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, और जो प्रोसेस में आते हैं वो सिर्फ 25% ही प्रोसेस में लाए जाते हैं। ऐसे भी बड़े लोग चीजों को ज्यादा नुकसान करते हैं, छोटे तो बड़ा संभाल के रखते हैं, है? तो ये हेट्रोजीनस मतलब एडवांस है, तो उसमें 75% चीजें बर्बाद हो जाएंगी, जबकि 25% से हम मैच्योर आरएनए को पाएंगे। कैसे पाया जाएगा, इन चित्रों को हम देख के थोड़ा समझने की कोशिश करें। यस, आप देखिए ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश, ये 3 डैश। ये जो ग्रीन कलर का जो पैच दिख रहा है वो ग्रीन यहाँ आ रहा है, और इसके साथ ये पीला आ रहा है। तो अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, कैपिंग की बात किए थे, तो यहाँ कैप लग गया, और यहाँ पे देखिए ये हरा यहाँ आ रहा है, और इसके साथ टेल लग रहा है, माने टेलिंग एंड कैपिंग, है ना। ये सॉरी उल्टा मैं कह दिया, ये आगे वाले कैपिंग और पीछे वाले टेलिंग है। अब देखिए ये पूरा का पूरा कोडिंग जो जोन था, इसमें देखिए रेड और स्लेटी कलर 2 प्रकार के रंग हैं यहाँ पे। तो जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है उनको एक्सॉन, और जो स्लेटी कलर हल्का ब्लू कलर पे है उसको इंट्रॉन बोल रहे हैं। और आगे सिर्फ रेड कलर के पैच ही यहाँ से निकल के आ रहे हैं। देखिए ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये रेड पैच यहाँ आया, ये बड़ा वाला रेड यहाँ आया, और ये दोनों बड़े और छोटे जो लाल के पैच हैं वो यहाँ आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये यूटीआर मतलब अनट्रांसक्राइबिंग रीजन है, अनट्रांसलेटिंग रीजन है, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा यूटीआर के नाम से भी हम कहेंगे। लेकिन ये जो एक्सॉन है जो रेड कलर से हैं, वही निकल रहे हैं जो प्रोटीन के कोडिंग रीजन को बनाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डिफरेंट सिस्टोन से इनका निर्माण हो रहा है, और ये एक एक सिस्टोन एक एक मैसेंजर आरएनए के क्रम को बना रहे हैं। इसीलिए इनको हम ज्यादा बेहतर होता है बोलना क्या, हेट्रोजीनस आरएनए, HNRNA। एक और हम यहाँ पे एक और चित्र से आपको समझाने की थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। देखिए ये डीएनए का क्रम है, ये 5वां कार्बन, इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ तीसरा, मतलब ये 5 है तो इस जगह 3 हो रहा है, और यहाँ पे 5 हो रहा है। ये आगे में जो प्रोमोटर जीन्स जो होते हैं, जिनको हम टाटा या कैट बॉक्स के नाम से जानते हैं, जो प्रोमोटर जीन होते हैं, और उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ से आगे की चीजें हैं। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो रहा है, तो पोली ए यहाँ पे टेल के रूप में लगा हुआ है। तो इसमें जो एक्सॉन है, ये वाले पैच और ये वाला पैच और ये इंट्रोन है, अगर ट्रांसक्रिप्शन में आ भी जाते हैं तो ये इंट्रोन आगे कट जाते हैं इनसे, और उससे पॉलीपेप्टाइड का निर्माण नहीं होने वाला है। एक और हम लोग जरा देखने की कोशिश करें, ये अनट्रांसक्राइबिंग रीजन है, और ये स्टार्ट सिग्नल AUG हमेशा होता है। अगर AUG अनुपस्थित हो तो GUG स्टार्ट कोड होते हैं। ये एक्सॉन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सॉन है, और ये टर्मिनेशन कोड है, UAG, UAA, UGA 3 नॉनसेंस कोड होते हैं, और ये टेल है,
UTR, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन, ये भी अनट्रांसक्राइबिंग रीजन है। तो ये कैपिंग और टेलिंग को एडिट करके हम यहाँ पे कैप और टेल यहाँ ले आए हैं, और ये बाद में ये इंट्रोन जो है ये यहाँ से कट के हट जा रहा है, और इस क्रिया को हम स्प्लाइसिंग कहा करते हैं। इस क्रिया को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग। और इसके लिए स्प्लाइसोसोम्स जिम्मेदार होते हैं। देखिए कट के यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और आपके पास ये जो चीजें निकली हैं यही HNRNA है जो कि साइटोप्लाज्म में जाएंगे और ट्रांसलेशन की क्रिया को करेंगे। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो बना था वो हेट्रोजीनस RNA था, और जो अब ये जो पोर्शन आ रही है ये कहलाती है मैसेंजर RNA। जबकि प्रोकैरियोट में हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा था। प्रोकैरियोट में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि पूरी की पूरी एक DNA की क्रम होती थी और एक्सॉन इंट्रॉन की बात नहीं होती थी। तो एक्सॉन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्स बने बाहर, इन बने अंदर। तो जो बाहर मैसेंजर RNA के निर्माण में जो खंड DNA का भाग ले रहा है उसे हम एक्सॉन, और जो भाग नहीं ले रहा है उसे हम इंट्रॉन कह रहे हैं। अगर आप कभी टॉकीज पिक्चर देखने गए होंगे तो दरवाजे पे एग्जिट लिखा रहता है, एक्स बने बाहर, आपको बाहर जाने के लिए कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कभी वहाँ इन नहीं लिखा रहता, वहाँ पे गेटकीपर खड़ा रहता है, आपसे टिकट लेता है। तो एक्सॉन का मतलब जो बाहर निकल के एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द मैटर। ओके, नेक्स्ट। तो हमारा जो HNRNA जो था, जो हमारा मुख्य रूप से HNRNA जो था, वह न्यूली फॉर्म्ड RNA है प्रोसेस के पहले, और उसको हम HNRNA कहते हैं। अब बाद में उसी को हम मैसेंजर RNA कहते हैं। और इस प्रोसेस में कैपिंग और टेलिंग की क्रिया होती है। और हमने पहले ही चर्चा किया था कि 5-मिथाइल गोनोसिन के द्वारा कैपिंग और टेलिंग के लिए हमारे पास पोली ए माने एडिनिन 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 कई बार यहाँ पे यूज होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पॉली ए। और यहाँ पे एंजाइम भी पोली ए पॉलीमरेज एंजाइम लगती है जो इस कैपिंग और टेलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देती है। तो HNRNA से हम क्या समझते हैं? एक लार्ज प्री mRNA जो वेरियस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जिसके पास पॉलीमरेज 2 आदि से बन रहा है, और इनको न्यूक्लियस में ही प्रोसेस करके साइटोप्लाज्म में जब आते हैं तो उनका नाम मैसेंजर RNA होता है। ऐसे समझा जा सकता है कि आपका घर में कई तरह का नाम है, लेकिन जब आप कॉलेज आते हैं तो आपको विशेष नाम से बुलाते हैं, गोलू, पप्पू, मल्लू, है ना, गुड्डी, मुन्नी, कई तरह के नाम आपके हैं। लेकिन कॉलेज में तो साम नाम चलते नहीं है, जो आपकी सर्टिफिकेट में नाम है वही आपका ओरिजिनल नेम है। तो इसी तरह से इनको पहले हम जब तक वो प्रोसेसिंग में थे HNRNA, अब बाद में इनको हम मैसेंजर RNA कहते हैं। और एक्सॉन और इंट्रॉन की कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आई। तो थोड़ी सी और हम अगले टॉपिक पे और चर्चा करेंगे कि अब ये बताइए इस HNRNA का रोल क्या है? ये कंट्रोल करता है राइबोसोम के जीन को ट्रांसक्रिप्शन के लिए। क्योंकि सैकर CE करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि एक प्रोसेस फ्रैगमेंट ऑफ HRNA act as activator for chromosomal gene transcription by base pair interaction with the non-transcribed region of the ribosomal gene। तो इनके कारण हम ये मानते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। अब एक छोटा सा खंड है स्प्लिट जीन। तो हमने देखा कि जीन स्प्लिट कर गया। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? कुछ जो फल होते हैं वो जो स्प्लिट होते हैं, जो दो भागों में टूटते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपका जो DNA था एक्सॉन और इंट्रॉन के कारण स्प्लिटेड फॉर्म में आ रहा है? चूंकि ये स्प्लिटेड फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अनएक्सप्रेस्ड रीजन जो था वो इंट्रॉन कहला गया। उसको हम इंटरवेनिंग रीजन भी कहेंगे। और अपने आप को एक्सप्रेस किसने किया? जो इंस्ट्रक्शन दिया कोडिंग के लिए कि जो प्रोटीन बनाएगा, जो मैसेंजर RNA बनाएगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो इस प्रकार के जो DNA के जो खंड होते हैं उसको हम स्प्लिट जीन कहते हैं या इंटरप्टेड जीन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के जीन एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जा सकते हैं।
उसी तरह से एक और डिफिनेशन है जंक डीएनए। जेनेटिक्स में जंक का मतलब होता है, जंक मतलब क्या? जो बिना कार्य के कहीं पे पड़ा हुआ है। तो आपके दिमाग में बात आ गई कि जो इंट्रॉन है, जो नॉन कोडिंग है, तो वो तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो जो कोड करेंगे उनसे हम चीजों को प्राप्त करते हैं। तो जो जंक डीएनए है, वो जो नॉन कोडिंग पोर्शन है, जो इंट्रोन है, उन्हीं को हम, उस सेगमेंट, उस डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं। क्योंकि डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको प्रोटीन बनाना है, और चूंकि इसने ना ट्रांसक्रिप्शन किया, ना मैसेंजर आरएनए बनाया, ना एचएन आरएनए बनाया, तो ये तो ऐसी कचरा के रूप में पड़ा हुआ है, इसीलिए इनको हम जंक डीएनए कहते हैं। ह्यूमन जीनोम के बाद इनकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है, और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं, और ट्रांसपोजोन्स के नाम से बाद में हम इन्हें याद भी करेंगे, कुछ इधर से उधर जो लफड़ा क्रिएट करेंगे। ऐसे भी खाली बैठा हुआ आदमी खुराफात करते रहता है ना। जब कभी भी आपकी छुट्टियां होती हैं तो आपकी माता जी परेशान हो जाती हैं, वैसे ये मान के चले कि इनके पास कोई कार्य नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो सेल के अंदर होता है, और जेनेटिक सीक्वेंस जो डीएनए मॉलिक्यूल का रहता है, जो एक्चुअली कोड करते हैं प्रोटीन को, उनको हम लोग काफी अच्छी तरह से यहाँ समझने की कोशिश करें, क्योंकि हैं तो जेनेटिक मटेरियल तो है ही। अब आइए एक दूसरे आरएनए की बात करें, जिसको ट्रांसफर आरएनए, शॉर्टकट में टीआरएनए, और सोल्यूबल आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए। तो ये स्मॉलेस्ट 3 मेजर स्पीसीज के आरएनए मॉलिक्यूल हैं, और इनमें 75 से 95, कुछ किताबों में 80 नाइट्रोजनस बेस भी पाया जा सकता है। और ये न्यूक्लियर प्रोसेस में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह रहते हैं, और ये एक तरह की व्हीकल है, गाड़ी है, जो अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो राइबोसोम है वहां तक पहुंचाते हैं। चूंकि इनका काम है अमीनो अम्ल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इसीलिए इन्हें हम ट्रांसफर आरएनए के नाम से बुलाते हैं। ये बड़ा आसानी से घुले रहते हैं, इसलिए इनको सोल्यूबल आरएनए या हम एस आरएनए भी कहते हैं। और इनको हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एडेप्टर इसलिए कि ये बड़े जल्दी अमीनो एसिड को एडेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और ये ट्रांसलेशन में बड़ा अच्छा मदद करते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। तो अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि अमीनो अम्ल प्रकृति में तो 20 प्रकार के रिपोर्टेड हैं, तो उनके कोड के आधार पर कम से कम 20 प्रकार के स्पेसीज ट्रांसफर आरएनए के हो सकते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। तो हम लोग ट्रांसफर आरएनए के बारे में जब देख रहे थे, तो एक और आती कि इनकी स्ट्रक्चरल हम कैसा देखें। तो स्ट्रक्चरल में एक आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और दूसरी आती है जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस of all the transfer RNA molecule allow extensive intra-strand complementarity that generate a secondary structure। पूरी की पूरी संरचना यहाँ इन्वॉल्व हो रही है, और यही इन्वॉल्व होकर किसका निर्माण करती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो प्रत्येक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें इंटरनल बेस पेयरिंग भी पाई जाती है। अब आप कहेंगे एक्सटेंसिव इंटरनल बेस पेयरिंग क्या होता है? और वो क्लोवर की लीफ की तरह की संरचना प्राप्त कर लेती है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक अगर खोजे होते तो इसको कहते बेलपत्र की तरह की, है ना। तो चूंकि इसको हॉले नीरेनबर्ग ने खोजा अमेरिका में, तो अमेरिका में तो बेलपत्र पता नहीं होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसका नाम उन्होंने क्लोवर कहा था। और उसमें आप जब देखेंगे तो इनके परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये काफी अपने आप को स्टेबल कर देते हैं। तो हम लोग इनकी संरचनाओं को देखें तो जरा गौर से देखिए, ये जीसी, ये सीजी, ये यूए, ये जीसी, ये जीसी, ये है ना, और ये सीजी। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैंने जो कहा था, तो इस जगह पे ACC जो है ये एमिनो एसिड का एडेप्टर आर्म है, और ये राइबोसोम के साथ भुजा को बांधता है, जिसको हम लोग टी साई सी आर्म बोलते हैं। और ये डी आर्म ये स्पेसिफिक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है,
और ये नीचे में एंटी कोडोन आर्म है। ऐसा मान लें कि भगवान ब्रह्मा के कई हाथ हैं, उसी तरह से किसी ने वो शंख पकड़े हैं, किसी में चक्र पकड़े हैं, तो ये मान के चलिए कि ये स्पेसिफिक एंजाइम पकड़े हैं, राइबोसोम को बाइंड कर रहे हैं, अमीनो एसिड को रिसीव कर रहे हैं, है ना, और ये एंटीकोडोन रीजन है। बिल्कुल भगवान ब्रह्मा के हाथ की तरह ये विभिन्न चीजों को पकड़े हैं, और ये अमीनो एसिड है जो इसके पास आता है, जिसके कारण हम इसको एडेप्टर ट्रांसफर आरएनए भी कह रहे थे। एक्सेप्टर भुजाएं हैं इनकी, और ये चूंकि यहाँ मैसेंजर आरएनए पाया जाएगा, ये मैसेंजर आरएनए का क्रम है। अब ये मैसेंजर आरएनए जी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ सी, यहाँ सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, यहाँ सी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जी, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के द्वारा यहाँ भी ये जुड़ रहे हैं। तो चूंकि एमआरएनए पे कोडोन है, इसलिए ये हिस्सा एंटी कोडोन कहलाती है। और इंटरमोलिकुलर बेस पेयरिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने देखा यहाँ डी आर्म है ना, टी साई सी आर्म है ना, एमिनो एसिड। तो इस तरह से जो एक्चुअली इनका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था। ये गुआनिन इस छोर पे था, आप देख रहे हैं कि ये गुआनिन इस छोर पर है, और इस जगह पे एडेनिन अंतिम में था, तो यहाँ पे भी एडेनिन अंतिम में है। तो हम इनको एक रस्सी के धागे की तरह अगर इस तरह से डिजाइनिंग बना दें, तो लगभग डिजाइनिंग यही हो जाती है। और वही ट्रांसफर आरएनए होता तो है सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वह कई तरह की संरचनाओं में आ जाता है। ओके, तो हम अब इनके थोड़े स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफर आरएनए में ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जिसको क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, हॉले, नीरेनबर्ग और खुराना ने 1961 में इनकी खोज की थी। और इसमें एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडोन आर्म, डीएचयू आर्म, टीसाई आर्म और एक्स्ट्रा आर्म, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्योंकि जो भी ट्रांसफर आरएनए होगा उसमें ये 5 मुख्य भूमिकाएं है ना, 5 मुख्य आर्म या लूप्स पाए जाते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। और यदि आप चाहें तो एक बार आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये 3 तो थे ही, इसके अलावा ये एंटीकोडोन और ये, तो इस तरह से 5 इनकी भुजाएं हो जा रही हैं। ओके, तो हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि ये वही डायग्राम है थोड़ा और बढ़िया से। तो 5 इनके जो सेगमेंट हैं, तो ये बताइए इनमें क्या क्या भुजा। सबसे पहला एक्सेप्टर आर्म जो है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये तीसरे कार्बन एंड पे पाया जा रहा है, इसके पास 7 बेस हैं और वो अनपेयर्ड हैं। साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन लास्ट में तीसरे कार्बन पे पाए जा रहे हैं। फिर से एक बार देखना चाहेंगे आप? यस, आइए ये देखिए, ये एक्सेप्टर आर्म है, एसीसी यहाँ पे पाए जा रहे हैं, है ना। ये एक्सेप्टर आर्म जो हम पहला नंबर इसको दे रहे थे। यहाँ पे OH ग्रुप टर्मिनल एडेनिन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड का बंध जाता है, और जिसके कारण वह अमीनो एसिड अटैच होते हैं। इसलिए इसको हम लोग एमिनो एसाइल टी आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अमीनो एसिड अटैच हो जा रहा है। और CCA अटैचमेंट ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद ही ये आके अटैच होंगे। जब जन्म होगा तभी तो नाम रखेंगे, पहले से कैसे नाम दे सकते हैं किसी का, नहीं। ओके, तो आइए अब हम लोग और बात करते हैं कि एंटीकोडोन आर्म जो था वो अपोजिट एंड पे था, और उसमें 5 बेस पेयर लॉन्ग रिकॉग्नाइज करता था ट्रिपलेट को कि कौन कौन से क्रम के आ रहे हैं। और ये बेस सीक्वेंस एंटीकोडोन के जो होते हैं वो उनके कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए की तरह होते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से ये थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल होके जुड़ जाते हैं। फिर से एक बार देखना चाहेंगे आप? यस, आइए ये देखिए, ये यहाँ इनकी मदद से जुड़ रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग ये मैसेंजर आ रहे हैं कोडोन, और ये हिस्सा एंटी कोडोन, ये हिस्सा जो है वो एंटी कोडोन है, जो इसके जस्ट ये इसके पहले वाले के, ये जो आपका एक्सेप्टर एंड था 1 नंबर, तो हम इसको अभी दूसरा नंबर का छोर मान रहे हैं। ओके, अब आइए डीएचयू आर्म, इसमें 3 से 4 बेस पेयर पाए जाएंगे, और ये रिकॉग्नाइज साइट करता है अमीनो एसिड ट्रांसफरेज को, और खास करके अमीनो एसिड को एक्सेप्टर आर्म पे ले आता है।
और टी साई सी जो है वो अपोजिट होते हैं डीएचयू के, और इनमें स्यूडो यूरिडीन पाया जाता है, और इसलिए इनका नाम स्यूडो यूरासिल के लिए देते हैं। और ये ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से बांधते हैं। इनको भी फिर से देखना चाहेंगे आप, आइए। ये देखिए, ये आपका डी आर्म हो गया और ये टी आर्म हो गया। तो 1 2 3 4 तो हो गए। अब क्या बचा? अब एक्स्ट्रा आर्म जो वेरिएबल आर्म है, 75% ट्रांसफर आरएनए के पास है ना, शॉर्ट आर्म एक्स्ट्रा आर्म होता है, जिसमें 3 से 5 बेस पेयर भी पाए जाते हैं, और ये 2 क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी में क्लास 1 को बिलोंग करेंगे, और जिनके पास जो क्लास 2 को बिलोंग करेंगे उनके पास लॉन्ग एक्स्ट्रा आर्म होता है, जो कि 13 से 21 बेस पेयर का लेंथ का पाया जा सकता है। ये किस हिस्से को कह रहे थे? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर से एक बार आ जाए। ये जो है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग वाली बात आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ट्रांसफर आरएनए में 5 तरह की स्ट्रक्चर बांटी जा रही है। ये अभी लेटेस्ट एल फॉर्म में पाया गया है। ये देखिए, देखने से ही अपने आप में एल, ये इन्वर्टेड एल या ऐसा जो एल है उसको हम ऐसे उलट दें तो ये एल की तरह की संरचना हमारे पास दिखाई दे रही है। ये लेंथ 1 है, लेंथ 2 है, और इसमें डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये क्लग ने इसकी खोज की थी स्मॉल आरएनए में, खास करके ये 1974 के आसपास ये आया है। तो ट्रांसफर आरएनए में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कई बार कई किताबों में 80 न्यूक्लियोटाइड की भी चर्चा की गई है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अमीनो एसिड को लेके, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में, राइबोसोम तक पहुंचाने में काम करते हैं, यानी ट्रांसलेशन में मदद दे रहे हैं, और साथ ही साथ वहां से अमीनो एसिड को ले जाके अटैच करते हैं कोडन रीजन पे, और साथ ही साथ ये मैसेंजर आरएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड से बांधते भी हैं। अब आइए, हमारा जो लास्ट है मुख्य आरएनए में, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए जो मैमेलियन राइबोसोम होते हैं, क्योंकि राइबोसोम की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी अलग अलग होती है, तो उनमें जो आरएनए होते हैं उसमें 2 मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं। एक बड़ा हिस्सा होता है और जिसकी मॉलिक्यूलर वेट 2.8 इंटू 10⁻⁶ है। ये पावर पॉइंट में लेता नहीं है, इसलिए 206 हो गया है। ये 10⁻⁶ है, जिसको हम लोग डाल्टन आदि से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो 60s में होता है। उसी तरह से ये 1.4 इंटू 10⁻⁶ है, ये है ना, जो 40s का होता है। 106 नहीं है, ये गलती से पावर पॉइंट स्लाइड बनाने में मुझसे हो गया है, आप सुधार लेंगे इसे। ये 60s सब यूनिट में 5s राइबोसोमल आरएनए भी पाए जाते हैं, 5.s राइबोसोमल आरएनए भी पाए जाते हैं, और 28s के राइबोसोमल आरएनए जो कि 5000 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और कई बार ये 34 से ज्यादा तरह के प्रोटीन के भी बने होते हैं, और कई बार तो ऐसा लोग होते 50 स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड है, जबकि 40 जो है वो स्मॉलर है। उसमें 18s का राइबोसोमल आरएनए है जो लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और इनमें करीब 30 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड, कुछ किताबों में 30 के स्थान पर 34 भी लिखा हुआ है। 34 पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बने होते हैं। तो जितने राइबोसोम मॉलिक्यूल हैं, जो 5s राइबोसोम जो हैं, वो 45s के प्रिकर्सर से बनते हैं। प्रिकर्सर मतलब हम लोग के सेल में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जहां इनकी बायोजेनेसिस होती है। वहां पे 45s का प्रिकर्सर बन के आता है, और ये 5s जो है वो कहीं और बनते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका निर्माण न्यूक्लियोलस में नहीं होता है। तो इनका मुख्य फंक्शन क्या होगा, ये आज तक बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन ये अपनी असेंबली के कारण पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं, और जब खुल जाते हैं तो ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ माना जाता है।
इसलिए लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम रखता है, जो राइबोजाइम की तरह कार्य करता है, जो ट्रांसलेशन में मदद किया करती है। तो ये चित्र से और स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए, ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया का राइबोसोम का डायग्राम, जिसमें 70 सेड यूनिट है, जो 50 सेड यूनिट और 30 में टूट रहा है। इसमें 5 और 23S और इसमें 16S है। हम लोग इसके बारे में भी जस्ट चर्चा कर रहे थे। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, जो TS के होते हैं, जो 60 और 40 में। यहाँ देखिए 5S है, 5.8 है, 28 है, और ये 40 में सिर्फ 18S का RNA पाया जा रहा है। तो चूंकि ये राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें RNP पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि राइबोसोमल RNA जो है वो एक्चुअली कैटालिटिक कंपोनेंट की तरह के, उत्प्रेरक की तरह कार्य करेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के कारण। यूकैरियोट में ये इतने इतने खंड में बांटे गए हैं और इनकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होती है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, और ये करीब करीब 80% किसी सेल में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए मोस्ट अबुंडेंट यदि कोई से राइबोसोम पूछे तो मैं समझता हूँ निसंदेह आप RNA या राइबोसोम, जिस तरह से सेल ऑर्गेनेली का नाम लेते हैं, उसे से राइबोसोमल RNA का भी नाम आप ले सकते हैं। ये हमारे मुख्य मुख्य पार्ट थे, लेकिन अब हम लोग आते हैं कुछ अन्य एसेसरी पार्ट, जिसको हम स्मॉल RNA कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन के बनने में राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और वो न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पड़े रहते हैं। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये 20 से लेके 300 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और इनकी संख्या 1 लाख से 10 लाख प्रत्येक सेल में पाई जाती है। और ये स्मॉल हैं, इसीलिए सब जगह पाए जा रहे हैं। तो सब जगह जो पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने स्मॉल RNA नाम दिया है। अब आइए, जो दूसरा है जिसको हम लोग स्मॉल न्यूक्लियर RNA या SNRNA कह रहे हैं, तो यह एक प्रकार का सबसेट है स्मॉल RNA का, जो RNA मैसेंजर RNA के प्रोसेसिंग में और जीन रेगुलेशन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अगर हम कहें SNRNA कई तरह के होते हैं, उसमें U1, 2, 4, 5, U6, ये जो 5 प्रकार के RNA हैं, U3 नहीं है, वो इंट्रोन को रिमूव कर देते हैं और HNRNA का निर्माण मैसेंजर RNA में हो जाता है। तो जब भी हम जो चर्चा कर रहे थे कि जब DNA से जब मैसेंजर HNRNA बनता है तो उसमें एक्सोन इंट्रोन दोनों रहते हैं, और स्प्लाइसिंग जैसी घटनाओं में इंट्रोन को कट के हटाया जाता है, तो उसमें ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और एक U7 जो है वो SNRNA है, वह करेक्ट करता है तीसरे इंड को हिस्टोन के मैसेंजर RNA को, और जिसके कारण उनकी पोली जो A होती है उनको वो सही करते हैं। इसलिए आप देखिए कि RNA की प्रोसेसिंग में स्मॉल न्यूक्लियर RNA की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है। जिस तरह से किसी दुल्हा या दुल्हन की जब शादी होती है तो ब्यूटी पार्लर का जो रोल होता है उनको सजा धजा के बाहर निकालना, वही रोल आज आपके SNRNA का है कि ये आपके पास एक्स्ट्रा है, ये आपके पास नहीं है, उन सारी चीजों को जोड़ते घटाते हैं। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे स्मॉल न्यूक्लियर RNA का, ये इंट्रोन को रिमूव करते हैं और साथ ही साथ ये वो कॉम्प्लेक्स हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। तो जब प्रोटीन के साथ ये जुड़ेंगे तो इनका नाम न्यूक्लियो प्रोटीन तो था ही, आगे चूंकि राइबोसोम के साथ जुड़ना है, इन RNA को प्रोटीन के साथ जुड़ना है, तो एक बनता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, और ये SNRNPs के नाम से, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, इसका मतलब बहुवचन में हो रहा है, ये हम इसका नाम लेते हैं। अभी हम लोग स्प्लाइसिंग की बात किए थे,
तो देखिए हमारे पास यहाँ एक्सॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 प्रकार के एक्सॉन है। ये लाइट ब्लू कलर का जो एरिया जो है ये यहाँ एक्सॉन 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये प्राइमरी या प्री आरएनए जो निर्मित होंगे उसमें एक्सॉन इंट्रॉन तो सब होंगे। अब यहाँ पे जो भी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो हो रही है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो भी हो रही है, तो जैसे देखिए यहाँ 1, 2, 4, 5, 6 यानी 1, 2, 4, 5, 6 ये तो ये आ सकता है। तो इस तरह से प्रोटीन 1 नंबर बनेगा। उसी तरह से अगर हम कहें कि यहाँ पे हमको 2 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो आपके पास 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मिलके अलग तरह का प्रोटीन बना रहे हैं। और उसी तरह से एक हमको या 2 नहीं चाहिए, है ना, और बाकी हमें चाहिए, तो ये एक अलग तरह का प्रोटीन बन रहा है। तो इस प्रकार से जीन की स्प्लाइसिंग के कारण प्रोटीन का नेचर भी कई तरह का होता है। तो जहां आप आरएनए के सीक्वेंसेस को जान रहे हैं तो प्रोटीन तो कई प्रकार के बन रहे हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब आइए एक बहुत अच्छा और जिसको हम लोग माइक्रो आरएनए, शॉर्टकट में mIRNA, और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और शॉर्टकट में हम लोग siRNA, है ना। SI का मतलब स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। सबसे पहले ये बताइए इंटरफेयर करना का क्या मतलब होता है। जहां तक हम इंटरफेयरिंग की बात करते हैं, हमारी मूल काम को कोई अगर कहीं तरह से डिस्टर्ब करता है तो हम उसको इंटरफेयर कहते हैं। तो आरएनए के 2 हमारे पास क्लासेस हैं और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, जीन रेगुलेशन में। ये जो mIRNA या siRNA है ये इनहिबिशन करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। इनहिबिट करने का मतलब उनकी क्रिया को बाधित करना, रोकना। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक चुटकुला सुनाया, आपको हंसना है, लेकिन आपके जबड़े में इतनी दर्द है कि आप हंस नहीं पा रहे हैं। तो जिसने आपके जबड़े में दर्द दिया, जिसके कारण आप हंस नहीं पा रहे हैं, वो आपके हंसने में बाधक है, वो आपके साथ इंटरफेयर किया है। उसी तरह से किसी प्रोडक्ट को बनाना है बायोलॉजिकली हमें, और ऐसे जीन जो उसको बनने में बाधित करें, उस क्रिया को बाधित करें, वो इंटरफेयरिंग हम उन आरएनए को कह सकते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन प्लांट के कैरेक्टर को करना, वो एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए ये डिक्रीज कर देते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन के प्रोडक्शन को एक अलग तरह के मेथड से, क्योंकि वो एक अलग प्रोटीन आएगी जो आके यहाँ पे बाधित होगी। आइए ना हम लोग कुछ चित्रों से समझते हैं। जैसे देखिए न्यूक्लियस से ये आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए और shRNA दोनों निर्मित हुए हैं, और ये बाहर से सिंथेसाइज siRNA आ रहा है और वो आके इनकी क्रिया को यहाँ बाधित कर दे रहा है। तो ये ऐसा ही जो आरएनए है जो इनकी क्रिया को बाधित कर दे रहे हैं, तो आगे की प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया भी रुक जाती है और स्लाइस्ड mRNA हो जाते हैं। तो किसी तरह से इसने आपकी क्रिया को बाधित किया। तो माइक्रो आरएनए, जिसको mIRNA हम कहते हैं, ये 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। बहुत छोटा सा आरएनए है, जहां हम ट्रांसफर आरएनए को सॉल्युबल मान के 80 न्यूक्लियोटाइड दे रहे थे, और यहाँ पे तो इसने 25 न्यूक्लियोटाइड ही रखा है। और ये न्यूक्लियोलाइटिक के प्रोसेसेस के द्वारा ये बनते हैं, डिफरेंट जीन और ट्रांसक्राइबिंग यूनिट से, कहीं भी कटने छटने के द्वारा बन सकते हैं। तो ये जो स्मॉल प्रोसेस मैच्योर mRNA जो होते हैं, ये कई बार हाइब्रिडाइज करते हैं। हाइब्रिडाइज होने से इम्परफेक्ट आरएनए के डुप्लेक्स बनते हैं, खास करके तीसरे नंबर पे अनट्रांसलेटेड रीजन पे। तो जब ये डुप्लेक्स बना देंगे यानी डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, तो इनमें स्टेबिलिटी आ जाएगी और ये स्पेसिफिक टारगेट मैसेंजर आरएनए को पास चले जाते हैं, जिसके कारण कई बार ट्रांसलेशन जैसी क्रिया भी वहीं पे रुक जाती है। तो ट्रांसलेशन हुआ नहीं, तो एक तरह से ये क्रिया बाधित हुई, इसलिए इनको हम लोग माइक्रो या ये हम लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं क्रिया को ये जाके बाधित कर रहे हैं। siRNA जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, उसी तरह से यहाँ भी काम करेंगे, क्योंकि इनका नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंटरफेयर करेंगे। ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज से बने,
और इनमें भी 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग प्रोडक्ट ही होते हैं और ये परफेक्ट आरएनए हाइब्रिड बनाते हैं और डिफरेंट टारगेट पे जाके वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को एमआरएनए को जाके बाइंड कर देते हैं। तो मैसेंजर आरएनए फ्री नहीं रहने के कारण आरएनए डुप्लेक्स हो जाता है और उस स्पेसिफिक प्रोटीन की क्रिया अपने आप रुक जाती है बनने के, जिसके कारण ये कहीं भी जाके क्रिया को रोक देते हैं। तो इसलिए इनको इंटरफेयर करने वाला हम कहा करते हैं, इसलिए इनको हम लोग इंटरफेयरिंग मानते हैं। और कुछ इसमें से आरएनए जो है डिग्रेडेशन भी होती है और वहां से ये ऑर्गेनेली जो जहाँ पे डिग्रेडेशन होता है इनको हम लोग पी बॉडीज के नाम से याद करते हैं। तो अब ये बताइए कि एमआई आरएनए और एसआई आरएनए का सिग्निफिकेंस क्या हुआ। तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी ड्रग का जो रिएक्शन हमारी बॉडी पे होता है तो उसका एक्सेसिव हमारे बॉडी पे प्रभाव न पड़े, इसके लिए एमआई-आरएनए और एसआई-आरएनए जैसी चीजों को हम लेते हैं कि अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। जैसे अभी हाल में जो कोरोना कोविड-19 की बात आ रही है, शायद हमारी साइंस इस चीज को समझ रही है कि जब वो हमारी बॉडी में आए और हम इस तरह के कुछ आरएनए डेवलप करके रखें कि उनकी प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया रुक जाए, तो इम्पोर्टेंट होगा। तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि ड्रग की रिएक्शन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल टारगेट होता है थेराप्यूटिक ड्रग का, है ना, थेराप्यूटिक ड्रग का, तो वो डेवलपमेंट में ह्यूमन में काम आ रहे हैं। इसके अलावा ये नॉकडाउन भी करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के प्रोसेस को, इसीलिए इनको हम लोग जीन नॉकडाउन टेक्नोलॉजी के नाम से भी हम याद करते हैं। अब ये जैसे देखिए एक छोटा सा यहाँ चित्र से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लांट का हाइट और ऑर्गन का साइज है, तो इनमें कई प्रकार के ये आरएनए आकर उनके ब्रैड के डेवलपमेंट, टेसल के डेवलपमेंट, टेसल ब्रांचेस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए तो कई जगह हम एमआई आरएनए को लगा के एक अच्छे से पौधे को प्राप्त करने के लिए भी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम कई को रोक कर कई को प्रमोट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कहीं भी हम इसको चाहें ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट, फ्लड रेसिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट में जो उनकी क्रियाएं हैं जो उनको किस तरह से पौधों को या उनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर रहे हैं, उन क्रिया को भी हम जाकर रासायनिक रूप से अगर बाधित कर दें उनके बॉडी में तो हमारा टारगेट काफी हद तक सफल होता है। उसी तरह से देखिए एक और मेथड से आपको समझाने की कोशिश, ये देखिए आरएनए के प्रोडक्ट हैं, ये भी आरएनए का प्रोडक्ट है। तो ये अपने साथ डाइसर बनाते हैं और ये डाइसर एसआई आरएनए का निर्माण कर रहे हैं और ये जाके आके अपनी क्रियाओं को रोक दे रहा है, जिसके कारण हम इस क्रिया को भी बाधित हुए मान रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और कई तरह के प्रोटीन सिंथेसिस और रेगुलेशन में क्रिया में भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ जो लीनियर अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल को ही हम मुख्य रूप से कंसीडर करते हैं क्योंकि शुगर और फॉस्फेट तो कॉमन होता है। और 5 मेजर जो आरएनए के ग्रुप हैं जिसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के अलावा हमने एसएन आरएनए और माइक्रो आरएनए की भी चर्चा की। और कुछ आरएनए एंजाइम की तरह कार्य करते हैं जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। और हम अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे कि एमआई आरएनए या एसआई आरएनए जो है वो एक प्रकार के नए पोटेंशियल टारगेट बनाएंगे थेराप्यूटिक ड्रग के डेवलपमेंट में ह्यूमन में। तो हो सकता है आने वाले समय में कई प्रकार के ड्रग की हम साइड इफेक्ट को भी इनहिबिट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इतने पेशेंस से हमें सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। आप सबको टॉपिक समझ में आई होगी, अगर ना भी आई हो तो मेरी मेल आईडी व्हाट्सएप की हमेशा खुली हुई है, मेल खुली हुई है, चाहे तो आप जब भी अपने क्वेश्चन को भेजें, है ना। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।